अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं जी रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ डिजीज़ेज़, जिसमें सबसे पहली डिजीज़ जो है वो है नमूनिया। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स पढ़े हैं। उन सारे ऑर्गन्स में अब अगर हम देखें तो हर ऑर्गन की जो है वो डिफरेंट एक बीमारी है और उसका नाम है। आज हम जिस बीमारी को पढ़ते हैं वो है फेफड़ों की सोजिश, यानी नमूनिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें फेफड़ों की सोजिश हो जाती है। सोजिश की वजह से फेफड़े का नमूनिया ज़दा हिस्सा फ्लूइड से भर जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फेफड़े हैं ये एक कैविटी में होते हैं, उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी जो है उसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो भर जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सख्त हो जाता है। इस हालत को जो है वो बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि जब फेफड़ों में पानी जो है वो भर जाए ज़रूरत से ज़्यादा और फेफड़े जो हैं वो सख्ती माइल हो जाएं, तो उस सख्ती माइल वाली कंडीशन को हम बोलते हैं मेडिकली कंसोलिडेशन। नमूनाई जो है वो एक आम बीमारी है जो कि हर उम्र के लोगों में होती है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बच्चों में ज़्यादा होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ों में ज़्यादा होती हैं। तो नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि कम उम्र बच्चों में और ज़्यादा बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनमें ज़्यादा होती है। अगर कोई मरीज़ नमूनिया होने से पहले सेहतमंद हो तो मुनासिब इलाज से उसके मुकम्मल सेहतयाब होने का इम्कान ज़्यादा होता है। ताहम ऐसा भी है कि बाज़ औक़ात कुछ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई वगैरह और दूसरे कुछ इस तरह के जरासीम जो हैं वो इसको ज़्यादा ख़तरनाक कर देते हैं। यानी कि इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन की वजह से फेफड़े जो है वो स्वेलिंग कर जाते हैं, लेकिन उस दौरान जो है वो बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो कि उस कंडीशन को बढ़ा देते हैं, यानी कि और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि नमूनिया को फैलाने वाले कौन कौन से जरासीम हैं, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, और फंजाई और दूसरे जो प्रोटोजोआ हैं उनकी वजह से भी ये हो सकता है। और इससे क्या होता है कि ये ख़तरनाक कंडीशन जो है ना वो इख्तियार कर लेता है। ऐसे मरीज़ों को क्या करते हैं फिर हम ऐसे मरीज़ों को हमें अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है और उनको मुनासिब जो है वो नमूनिया की जो ट्रीटमेंट है वो देनी पड़ती है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये सख्त सूरत हाल भी इससे हो सकती है और मरीज़ की जान भी जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि नमूनिया में क्या क्या वजूहात हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इन्फेक्शन की वजह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हो सकते हैं। इसी तरह से पैरासाइट भी नमूनिया कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स हैं, अगर उनकी इन्हेलेशन हो जाए तो उससे भी जो है वो नमूनिया की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर वजूहात की बात की जाए तो फेफड़ों में जब ज़ख़म हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो वो इन्फेक्शन की ज़ख़म भी जो है वो वजह बनती हैं किसकी? नमूनिया की। अच्छा, अब देखते हैं कि नमूनिया होता कैसे है। नमूनिया जो है कोई भी शख्स बैक्टीरिया या वायरस या दूसरे जरासीम सांस के ज़रिए अंदर ले जा सकता है। अगर शख्स सेहतमंद हो तो ये थोड़े से जरासीम मुदाफ़ती निज़ाम के ज़रिए मर जाते हैं। आम रूटीन में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हज़ारों और करोड़ों जरासीम हम सांस के ज़रिए जो है वो फेफड़ों में ले जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि हर दफ़ा हमें जो है ना वो होनी चाहिए, बीमारी लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है। अब वो क़ुव्वत मुदाफ़त क्या करती है कि वो जितने भी जरासीम हम सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं वो उसको मार देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि बीमारी की कंडीशन में फिर यही जरासीम जो है वो बलगम की सूरत में क्या होते हैं, वो अखराज होते हैं और बलगम आनी शुरू हो जाती है। और स्पेशली जो बूढ़े अफराद होते हैं उनको क्या होता है कि वो बलगम सही तरह से बाहर नहीं फेंक सकते, तो जिसकी वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं।
क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम हो तो इसके अलावा भी और बहुत सारी डिज़ीज़ और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे एड्स का शिकार हो सकते हैं और कोई भी दूसरी बीमारी जिसमें जो है ना वो जरासीम अंदर ही परवरिश पाते रहें उनके और मल्टीप्लिकेशन होती रहे उनकी, यानी 1 से 2, 2 से 4 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर जो है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम पे हावी हो जाते हैं और फिर बीमारी को फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो अलामात हैं नमूनिया की वो कौन कौन सी हैं। अलामात में अगर हम देखें तो अलामात में पहली अलामत जो है ना वो क्या होता है कि जो बलगम के साथ जो है ना वो खून आना शुरू हो जाता है। पीले या सब्ज़ी माइल रंग वाली बलगम जो है वो आमतौर पर खांसी के थ्रू जो है ना वो आ जाती है। छाती में दर्द हो और इसके अलावा चुभता हुआ महसूस होता है और गहरा सांस लेने और खांसी के दौरान ज़्यादा महसूस होता है, यानी कि चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। यानी जहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, जहाँ पे जो है ना वो थिक फ्लूइड्स ज़्यादा हुआ होता है, वहाँ पे क्या होता है वो फिर चेस्ट में दर्द करनी शुरू करता है। और अलामात को आगे बढ़ें तो और अलामात सर दर्द हो सकता है और पसीना आ सकता है ज़्यादा और जो है वो जिल्द ठंडी महसूस होनी शुरू हो सकती है और बुखार हो जाता है इसमें जो है ना वो कपकपी के साथ, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारा बढ़ जाता है। जैसे ही इन्फेक्शन होगी तो जो फर्स्ट साइन होगी वो हमारी क्या होगी, बुखार वाली साइन होगी। फिर ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, सांस लेने में तंगी महसूस होती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, जिसको हमने क्या बोला था, सांस की रफ्तार बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपरपीनिया। ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो ब्लड प्रेशर कम हो जाना शुरू हो जाता है और नर्व्स जो है वो भी आपकी तेज़ रफ्तार हो जाती है। ये तो वो अलामात हैं जो कि स्पेशली इसमें नज़र आती हैं। कुछ ऐसी अलामात भी हैं जो कि जैसे ही नमूनिया होता है तो उसके साथ ज़ाहिर होती हैं। इनको हम अदर अलामात या अदर सिम्टम्स जो है वो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मरीज़ थका थका बड़ा महसूस करता है, भूख जो है उसको लगना बंद हो जाती है, जो उसके जिल्द का रंग है वो नीलगुम हो जाता है और उसको मतली आना शुरू हो जाती है, उल्टी आना शुरू हो जाती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी अलामात किसकी हैं, फेफड़ों की बीमारी की अलामात हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसको हम तशख़ीस कैसे करते हैं नमूनिया को। नमूनिया की तशख़ीस के लिए हम क्या करते हैं कि आम मरीज़ों का मुआयना जो है वो हमें अलामात से पता चल जाता है कि इसको जो है वो नमूनिया है। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि छाती का एक्सरे करवा लेते हैं, यानी एक्सरे चेस्ट जो होता है वो PAVU का करवाते हैं और साथ में जो है ना वो हम एक खून का टेस्ट यानी कि CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो उसका देखते हैं और साथ ही जो उसका बलगम है उसको कल्चर के लिए भिजवाते हैं ताकि पता चले कि ये कौन से पॉजिटिव एजेंट्स की वजह से जो है ना वो नमूनिया पेशेंट को हुआ है। वायरस की वजह से हुआ है तो वायरस की दवाई देंगे, एंटीवायरस देंगे, वायरल इंजेक्शन या बाकी चीज़ें देंगे। अगर जो है वो उनको बैक्टीरिया की वजह से है तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया की जो है ना एंटीबैक्टीरियल देंगे। तो इस तरह से अकॉर्डिंगली फंगस है तो फिर एंटी फंगल देंगे। तो इसी तरह से जो जिस कॉज का वो होगा उस कॉज पे हम उसको ट्रीट करेंगे। फिज़िकली जब हम स्टेथोस्कोप रखेंगे तो कंसोलिडेशन की वजह से क्या होगा कि स्टेथोस्कोप में हमें महसूस होगा कि जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ गए हैं और जो प्रकाशन है वो इसकी शनाख्त है। प्रकाशन क्या होता है, प्रकाशन जो है वो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में एक जो है वो अलामत है। जब हम पेशेंट का मुआयना करते हैं तो हम जो है वो सेंस ऑफ जो है वो टच करके देखते हैं। सेंस ऑफ टच क्या होती है कि हम चेस्ट पे हाथ रखते हैं और उंगली जो है वो अपनी दायां हाथ अगर रखा है हमने चेस्ट पे तो हम उसको जो है वो जिस तरह से आप हथौड़ी से कोई चीज़ जो है वो चेक करते हैं, कील ठोकते हैं, इस तरह से दूसरी फिंगर से आप जो है वो उसको महसूस करेंगे। जब महसूस करेंगे तो प्रिकॉशन से क्या होगा कि अगर नीचे जो है वो कंसोलिडेशन है तो आवाज़ जो है वो आपको ऐसी आएगी कि जैसे नीचे कोई हार्ड चीज़ पड़ी हुई है।
नॉर्मली अगर आप किसी की चेस्ट पे करेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम प्रिकॉशन करके देख लेते हैं पेशेंट को। फिर ऑस्कल्टेशन का तरीका है। ऑस्कल्टेशन में क्या करते हैं, हम सांस की जो आम आवाज़ें हैं उसको देखते हैं, वीजिंग हो रही है कि नहीं हो रही। वीजिंग जो है वो सीटियों की आवाज़ें होती हैं, आप चेस्ट पे रखेंगे उसके तो आपको पता चलेगा कि सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं, शोर अंदर सुनाई दे रहा है। ठीक है, या जो सांस लेने की रफ्तार है नॉर्मल, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वो दोनों जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो ये हमें स्टेथोस्कोप से पता चलेगा। फिर उसके बाद पल्पेशन है। पल्पेशन में भी जो है ना वो हम छाती का फैलाव जो है ना वो चेक करेंगे कि छाती का फैलाव जो है ना वो पूरी तरह से है या नहीं। जैसे हम प्रिकॉशन की बात कर रहे थे तो प्रिकॉशन क्या थी, कंसोलिडेशन की निशानदेही करने के लिए छाती पर हम टैपिंग करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जो एक्सरे है उस एक्सरे के कुछ जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट हैं जिस पॉइंट पे हम रख के ये चेक कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो राइट साइड पे जो है ना वो राइट पैराट्रेकियल जो है ना वो स्ट्रिप है। राइट पैराट्रेकियल स्ट्रिप जो है उस पर हम क्या करेंगे, रख के स्टेथोस्कोप मुआयना करते हैं। हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है ना वो किस तरह की कंडीशन है। फिर हम आर्टरी है, इंटीरियर लोबुलर आर्टरी है, वो चेक करेंगे। राइट आर्टरियम देखेंगे उसका उस तरफ। और